नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, एंशियंट हिस्ट्री में अब तक हमने मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के साथ साथ जिन जिन राजवंशों ने शासन किया उसे क्रम से देखा और फिर नंद वंश के जिसके अंतिम सम्राट धनानंद जिसे पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की नींव डाली तथा इस मगध साम्राज्य को एक विशाल साम्राज्य के रूप में एकीकृत किया। दोस्तों, एंशियंट हिस्ट्री के पिछले वीडियो में हमने मौर्य वंश की स्थापना तथा मौर्य वंश के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसका पुत्र बिंदुसार तथा बिंदुसार का पुत्र अशोक के बारे में प्रमुख बिंदुओं को देखा। आज के इस वीडियो में हम मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्यकालीन समाज तथा मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफ़ी आवश्यक हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से बार बार प्रश्न बनते रहते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। यह केंद्रीयकृत होने के बावजूद भी निरंकुश नहीं था। कौटिल्य ने राज्य की सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित किया, जिसका वर्णन उसने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। उनके अनुसार राज्य के 7 अंग राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र हैं। इन सप्तांगों में कौटिल्य ने राजा को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है तथा शेष को अपने अस्तित्व के लिए राजा पर ही निर्भर बताया है। तो राज्य का सबसे प्रमुख था राजा, जिसे कि प्रशासन का पूरा अधिकार राजा के पास था। सैन्य विभाग का भी प्रमुख राजा होता था और न्यायिक विभागों का भी प्रमुख राजा ही होता था। उसके बाद अमात्य होते थे, जिन्हें कि मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी कहा जाता था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में इन अमात्य को तीर्थ और अध्यक्ष कहा गया है। अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों की चर्चा की गई है, जो कि शीर्षस्थ अधिकारी होते थे। इनका वेतन 48,000 पर्ण था। इनमें से कुछ प्रमुख थे समाहर्ता, जो कि राजस्व विभाग के प्रधान होते थे। इनका कार्य होता था बलि को एकत्रित करना। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होते थे। राज्य का जो कोषागार होता था उसके अध्यक्ष होते थे। शीताध्यक्ष यह राजकीय कृषि विभाग के सर्वोच्च अधिकारी थे। सीता भूमि सरकारी भूमि को कहा जाता था। इसके अलावा पन्याध्यक्ष जो कि वाणिज्य विभाग के प्रमुख थे। अक्षपटल अध्यक्ष ये महालेखाकार जैसे वर्तमान में कैग होता है। सेनापति सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, परंतु सभी विभागों के वास्तविक और सर्वोच्च प्रमुख राजा ही होते थे। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था को अगर देखें तो 2 तरह के न्यायालय होते थे। एक होता था धर्मस्थीय न्यायालय, जो कि दीवानी मामलों के लिए होते थे, जैसे भूमि, हिस्सा, विवाह संबंधी मामले। और एक होता था कंटक शोधन न्यायालय, जो कि फौजदारी मामलों के लिए होते थे, जिसमें हत्या, लूट, चोरी इत्यादि शामिल होता था। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था को देखा जाए तो गुप्तचर से संबंधित विभाग को महामात्यापसर्प कहा जाता था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष तथा प्रमुख अधिकारी होते थे, उसे सर्प महामात्य कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन दिया गया है। पहला संस्था का कार्य होता था एक ही स्थान पर रहकर जासूसी करना, और दूसरा होता था संचरा या संचार, जो कि घूम घूम कर जासूसी करते थे। मौर्य प्रशासन भारत का प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन था। अब आइए मौर्यकालीन प्रांत के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था, परंतु अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई और 5वां प्रांत कलिंग था, जिसकी राजधानी तोशली थी। स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैधानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम का उल्लेख किया गया है। इन 5 प्रांतों में पहला उत्तरापंत, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापंत, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। प्राची या पूर्वी देश या मध्य देश, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कलिंग, जो कि अशोक के शासनकाल में अलग प्रांत बनी, इसकी राजधानी तोशली थी। और अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था।
प्रांतों के मुख्य को राजन राजपाल कहा जाता था, जो कि प्रायः राजा के पुत्र होते थे, जिन्हें कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहा जाता था। प्रांत को चक्र भी कहा जाता था। प्रांतों को विषय में बांटा गया था, जिसके प्रमुख को विषयपति या प्रादेशिक कहा जाता था। विषय को गोप में बांटा गया था। गोप को ग्राम में बांटा गया था। प्रायः 10 गांव के समूह को गोप कहा जाता था और गांव के प्रमुख को ग्रामिक कहते थे। मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां थीं और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो इस तरह कुल 30 सदस्यों की समिति होती थी। मौर्य साम्राज्य का राजकीय चिन्ह मयूर था और यहाँ की भाषा पाली थी। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला में था। अब आइए मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं। मौर्यकालीन समाज की संरचना का ज्ञान हमें मुख्यतः कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र तथा मेगास्थनीज के यात्रा वृत्तांत, इंडिका और साथ ही अशोक के अभिलेख तथा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज में 4 वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जबकि मेगास्थनीज के अनुसार 7 वर्ग थे: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। इनमें से सर्वाधिक संख्या किसानों की थी। दास प्रथा की अगर बात करें तो मेगास्थनीज तथा स्ट्रैबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा थी। त्रिपिटक में, जो कि बौद्ध ग्रंथ है, उसमें 4 प्रकार के तथा कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया और साथ ही अशोक के शिलालेखों में भी दास और कर्मकार का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में दासों को कृषि कार्य में बड़े पैमाने पर लगाया जाता था। मौर्यकालीन स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी। उन्हें पुनर्विवाह तथा नियोग प्रथा की अनुमति थी। स्त्रियों को प्रशासन में शामिल किया जाता था तथा स्त्री और पुरुष दोनों को तलाक लेने का अधिकार प्राप्त था। कौटिल्य ने तलाक शब्द के लिए मोक्ष शब्द का प्रयोग किया। मौर्यकालीन समाज में विधवा विवाह प्रचलित था। कुछ विधवाएं स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी, जिन्हें छंदवासिनी कहा जाता था। मौर्यकालीन समाज में वेश्यावृत्ति की प्रथा भी प्रचलित थी तथा उसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपाजीवा कहलाती थीं और इन कार्यों का निरीक्षण करने वाले को गणिकाध्यक्ष कहा जाता था। अब आइए मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं। मौर्यकाल की अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख स्तंभ थे, जिन्हें सम्मिलित रूप से वृत्ति का साधन कहा जाता था। इसमें पहला स्तंभ था कृषि, दूसरा पशुपालन उद्योग तथा तीसरा वाणिज्य या व्यापार। और इन तीनों स्तंभों में प्रमुख आधार था कृषि और उद्योग में प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। व्यापार में मुद्रा का प्रयोग होता था। आंतरिक एवं बाह्य व्यापार दोनों होते थे। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला जो प्रधान अधिकारी होता था उसे शीताध्यक्ष कहा जाता था। मौर्यकालीन कर की बात करें तो कृषि क्षेत्र में कर 1/6 से 1/4 भाग था, जबकि व्यापार क्षेत्र में कर 1/10 भाग था। कर चोरी करने की सजा मृत्युदंड थी। मौर्य काल में भारत विदेशों से भी व्यापार करता था, जिसमें कि रोम, सीरिया, फारस, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ भारत का व्यापार होता था। यह व्यापार पश्चिमी भारत के भरूच या भृगुकक्ष बंदरगाह से तथा पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति बंदरगाह से किया जाता था। मौर्यकालीन मुद्राओं में चांदी की मुद्रा जो कि 3/4 तोले के बराबर थी उसे पर्ण कहा जाता था, जबकि सोने के सिक्के को निष्क या सुवर्ण कहते थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मौर्यकाल के अगले वीडियो में हम मौर्यकालीन कला, जिसके अंतर्गत अशोक के अभिलेख, शिलालेख, इसके साथ ही स्तूप, राजप्रसाद और लोक कला की चर्चा करेंगे और साथ ही मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का भी अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।